नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग आज सुनेंगे महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी शूद्र। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी और हमारे इस चैनल पर मुंशी प्रेमचंद्र जी की सभी महत्वपूर्ण कहानियाँ आपको उपलब्ध हैं और इसके साथ ही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई तथा अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में लगी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों का संकलन किया गया है। जीवनियाँ भी आपको मिलेंगी जो कि प्रसिद्ध है और नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप बताएं। तो आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई कहानी शूद्रा। और मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिनके बचपन का नाम नवाब राय और धनपत राय था, बचपन इनका बड़ी गरीबी और अभाव में बीता। आपका जन्म वाराणसी के पास लमही नामक गांव में 1880 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता डाक खाने में नौकर थे और आपकी शादी बचपन में ही हो गई, जो कि आपकी पत्नी बहुत कुरूप और आपसे उम्र में बड़ी थी, जिस कारण आपने जो है दूसरी शादी की, जो कि बाल विधवा थी शिवरानी देवी जी से। शिवरानी देवी जी ने आपकी आत्मकथा प्रेमचंद घर में के नाम से लिखी, जिसमें आपका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइए ऐसी महान व्यक्तित्व की एक प्रसिद्ध कहानी सुनते हैं, जो कि है शूद्रा के नाम से। तो चलते हैं कहानी पर। गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी, बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी न था। बेटी गौरा बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ गंगा भाड़ झोंकती। इससे शेर भर अनाज मिलता और दोनों खाकर गुजर बसर कर लेती। हर माँ की तरह गौरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती कि किसी तरह बेटी की सगाई हो जाती। पति के मर जाने के बाद गंगा ने दूसरा घर नहीं बसाया, ना ही कोई रोजगार शुरू किया। तब भी माँ बेटी सुकून से रहती थी। इस पर सभी को संदेह होता कि दोनों स्त्रियां कोई धंधा भी नहीं करती, कोई मर्द भी नहीं है, फिर इतने आराम से कैसे रहती हैं और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाती। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 5-10 कोस से अधिक उनका दायरा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि कोई गौरा से शादी नहीं करता? गौरा की शादी के लिए माँ बेटी ने कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हुआ है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। गौरा सुंदर सुशील थी, लेकिन किसी ने उससे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर न उठी। उसकी ये हरकतें गांव वालों के शक को मजबूत करती। सभी को यही लगता, कोई स्त्री इतनी सती कैसे हो सकती है। गौरा की माँ चिंता में घुलती जा रही थी। उधर गौरा की सुंदरता और जवानी गांव वालों की नज़रों में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी खोज करने जा रहा था। 10-12 कोस पहुंचते ही उसे रात हो गई। उस समय वह एक गांव में पहुंचा। वह लोगों से किसी कहार का घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देख गंगा बहुत खुश हुई। गंगा ने उस परदेसी से उसका नाम पूछा। परदेसी ने नाम बताया। उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा छिड़ गई। मंगरू नौजवान था। उसकी निगाह गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर और शांत हावभाव की लड़की थी। झट मंगरू ने मान लिया और चट से सगाई हो गई। उसने 2-4 गहने खरीदे, कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा बेटी दामाद को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन भी नहीं बीते थे कि मंगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जात के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लग गए। मंगरू इन अटकलों से परेशान हो गया, लेकिन वह गौरा को छोड़ना नहीं चाहता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। मंगरू ने बहनोई को साथ खाने के लिए कहा। बहनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। उसने साफ पूछा कि आखिर क्या बात है। बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है, किसी से कुछ पूछा भी नहीं। जब पंचायत होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तब तक तुम्हारी हरकत की वजह से समाज में से मैं रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। मंगरू तेजी से उठा और ससुराल लौट आया। मन बेचैन था। उसने किसी से कुछ कहा नहीं। रात के अंधेरे में गौरा को छोड़कर चला गया। इस तरह कई साल बीत गए, मगर मंगरू का कुछ पता न चला। पति के गायब होने पर भी गौरा उदास न थी।
वह हंसती खेलती, सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती तैयार होती। खाली समय में गौरा उस किताब से कोई भजन गाती जो मंगरू छोड़ गया था। पहले गौरा गांव की औरतों से ज़्यादा मिलती जुलती थी, अब नहीं। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बात करने का कोई विषय नहीं होता था। गौरा के पास विशेष सतर्कग्रस्त जीवन की बातें नहीं थी जिसकी चर्चा वह गली मोहल्ले की औरतों के साथ करती, पर वह सभी को बताती मंगरू कितना अच्छा सहनशील है। तब भी मौजूद स्त्री ने उसे पूछ लिया, मगर तुम्हारा मंगरू तुम्हें छोड़ के क्यों चला गया? गौरा कहती, मर्द कभी ससुराल में भी रह सकता है भला? बाहर जाकर पैसे कमाना ही मर्द का असली काम है। इस पर गौरा मुस्कुरा कर कहती, अपना ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं गौरा कहीं आ न जाए। एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते, जरूर मंगरू और तेरी लड़ाई हुई है, तभी वह बिना बताए चला गया। गौरा बोली, बहना, अपने भगवान से भी कोई लड़ता है? जिस दिन ऐसी नौबत आई मैं डूब मरूंगी। कई दिनों बाद कलकत्ते से एक आदमी आया, गंगा के घर रुका। इत्तेफाक से वह मंगरू का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियाँ गौरा के हाथ में थमाई और बोला, मुझे मंगरू ने तुम्हें लाने भेजा है। यह सुन गौरा का खुशी का ठिकाना ना रहा। वह फटाफट तैयार हो गई, गांव की औरतों से मिलाई, सबको अपने जाने की खबर दे आई। गंगा बेटी के जाने से मायूस थी लेकिन खुश भी थी। रास्ते भर गौरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आ रहे थे। बीच बीच में उसे अपनी माँ के अकेलेपन की भी याद आती और कहती, बेचारी अम्मा अकेले कैसे रहेंगी, सारा काम अकेले करना पड़ेगा। इसी उधेड़-बुन में रास्ता कट गया। लगभग 3 दिनों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पहुंची। गौरा का दिल जोर से धड़क रहा था। प्लेटफार्म पर उतरकर मंगरू का इंतजार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया लेकिन मंगरू कहीं नहीं है, शायद अब तक नहीं आया। गौरा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। उसे मालूम न था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, ऐसे में भला उसकी राह देखने से कोई फायदा नहीं। गौरा मान गई। यह पहली बार था जब गौरा गांव से बाहर निकली थी। उसकी आंखें इधर उधर कई चीजें निहारने में लगी हुई थी। अचानक एक तांगा सुंदर और विशाल भवन के सामने रुका। गौरा उतरी और तेजी से सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। मंगरू से मिलने की थोड़ी भी देर उसे बर्दाश्त नहीं थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मंगरू का कमरा है, जाओ, अंदर ही पड़ा होगा। गौरा अंदर गई लेकिन कमरे में कोई न था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई, बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, मंगरू काम पर गया है, शाम को लौटेगा, यहीं वह किराए पर रहता है। मंगरू को ना पाकर गौरा थोड़ी मायूस हुई, लेकिन शाम को मिलने की सोच मुस्कुराई। साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, नहा धोकर शाम का इंतजार करने लगी। राह देखते देखते शाम हो गई लेकिन मंगरू का अब तक कोई पता नहीं। गौरा का मन घबराने लगा। अंधेरा छा गया किंतु कमरे में एक दीपक न था। तब भी किसी की आहट होती तो गौरा का लगता मंगरू आ गया, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न होती। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरा ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने बूढ़ा खड़ा था। गौरा बोली, वो अब तक नहीं आए? बूढ़ा बोला, अभी मैं मंगरू के दफ्तर से ही लौटा हूँ। साहब ने बताया कि मंगरू का ट्रांसफ़र हो गया है। मंगरू ने साहब से कई मिन्नतें की लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसको दूसरी जगह भेज दिया गया है। मैं दफ्तर से उसका पता ले आया हूँ। कल सुबह तुम्हें जहाज़ पर बैठा दूंगा, फिर तुम अपने मंगरू के पास चली जाना। गौरा घबरा कर बोली, जहाज़ में? कितने दिन का सफ़र होगा? बूढ़े ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गौरा बूढ़े के साथ मंगरू के पास जाने के लिए निकली। बूढ़े ने उसे जहाज़ पर बैठा दिया और वादा किया। जहाज़ जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था वैसे वैसे गौरा को लग रहा था अब उसकी अम्मा और गांव सब छूट रहा है। चारों ओर पानी देख गौरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मंगरू को कहाँ खोजेगी, यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज़ पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गौरा उन्हें देख उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में अकेली बैठी हुई स्त्री पर पड़ी। गौरा ने हिम्मत करके उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? यह सुनते उसकी आंखें डबडबा गई। बोली, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग्य ले जाए वहीं चली जाऊँगी। गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। स्त्री झट बोली, बहन, तुम्हें कोई बहला फुसला कर तो नहीं लाया है? तुम किसके साथ यहाँ आई? गौरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ लाया है। मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, बूढ़ा किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था, जिसकी एक आंख फूली हुई थी, वही? गौरा, हाँ बहन वही।
स्त्री बोली, बहन, उस दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। भगवान करे उसकी 7 पुश्तों को नरक नसीब हो। उस कपटी के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब जा रही हूँ मिस्र देश, वहीं मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूँगी। ये सुन गौरा के मुँह से बोल न फूटे। वह सोचने लगी, अब क्या करूँगी। उसे अपनी माँ, अपना गाँव, अपनी सहेलियाँ याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करें बहन। स्त्री बोली, अब तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मालूम चलेगा, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। गौरा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के 3रे साल उसके पति की मौत हो गई। पति के ख्याल में वह किसी तरह जी रही थी कि एक रोज़ पापी बूढ़ा वेश बदल भिक्षा मांगने आया। उसने सन्यासी का रूप धारण किया था। मैं उसकी जाल में फंस गई और आज मेरी यह दुर्दशा है। इसने मुझे पति से मिलवाने का लालच दिया। मैं बेवकूफ़ पति से मिलने की चाह में इस बहरूपिया की बात में फंस गई। इसके साथ चल दी। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर भी नहीं लौट सकती थी। अब बूढ़ा मुझे यहाँ ले आया और जहाज़ पर छोड़ गया। स्त्री की बातें सुन गौरा को समझ में नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह बिल्कुल मौन हो गई। मंगरू से मिलन का एक सपना झटके में ही टूट गया। गौरा को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा रखो बहन। हिम्मत पा गौरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है, मैं और तुम दोनों साथ रहेंगे। स्त्री बोली तो कुछ ना, दोनों एकटक नीले आकाश की ओर निहारने लगी। कई घंटे बाद जहाज किनारे पर जा पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों का नाम लिख रहा था। अब गौरा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पाँव नीचे रखे वह चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वह जड़ बन गई, कुछ नहीं बोल पा रही थी। पीछे से सभी यात्री आवाज़ दे रहे थे, सभी यात्रियों की बातें सुन रही थी। उसे लग रहा था मानो दुनिया रुक गई हो। गौरा के सामने वह दृश्य था जिसने उसे सपने में भी नहीं सोचा। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मंगरू था। गौरा इस क्षण 7वें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मंगरू अपना हाथ आगे बढ़ाए प्रतिक्रिया दे रहा था। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गौरा से कहा। गौरा लड़खड़ाई और मंगरू ने उसे थाम लिया। स्त्री, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो क्या? गौरा बोली, बहुत अच्छी तरह से। यही तो है वो जिनसे मिलने के लिए मैं घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा, वो तुम्हारे पति हैं? अब तो तुम मेरे साथ ना आओगी, मुझे भूल जाओगी। गौरा बोली, ऐसा भी क्या हो सकता है भला, मैं तुमने मुझे सहारा दी। मंगरू इन दोनों से दूर अपना काम कर रहा था। वह यात्रियों की जानकारी जुटाने में व्यस्त था। गौरा कान कोने में खड़ी मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और मंगरू गौरा के पास आया। मंगरू, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ से आई हो? गौरा मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, गौरा नाम है हमारा, मदनपुर बनारस से आए हैं। मंगरू ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ कैसे आई? गौरा ने उसके आंसू पोंछे और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलवा भेजा था, सो मैं आई। मंगरू को समझ नहीं आया कि गौरा क्या कह रही। उसने बोला, मैंने कब बुलवा भेजा? भला मैं तो पिछले 7 साल से यहाँ कैद हूँ, चाह कर भी घर नहीं जा सकता। गौरा घबरा कर बोली, तुमने बूढ़े को नहीं भेजा था मुझे लाने? मंगरू बोला, बिल्कुल नहीं। गौरा का मन छोटा हो गया। उससे इस जवाब की आशा न थी। गौरा गुस्से से बोली, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी, तुम पर मुझे बोझ नहीं बनना। मंगरू बोला, अब तुम यहाँ से अगले 5 साल तक नहीं जा सकती गौरा, यहाँ का यही नियम है। गौरा बोली, ठीक है, फिर मैं अलग रह अपना पेट पालूंगी, पर तुम पर भार न बनूंगी। मंगरू बोला, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो सकती गौरा, तुम सती देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बहकाया है उसी ने मुझे भी यहाँ भेजा है। आओ मेरे साथ, मेरे ठिकाने पर चलो, वहाँ आराम करेंगे, फिर आगे की बातें होंगी। यह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गौरा बोली, ये मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली। इसका यहाँ कोई ना है, अतः यह मेरे साथ ही चलेगी। मंगरू मान गया। तीनों पैदल चल दिए। तभी सामने 2 लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई दिए। मंगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने कहा, आज से ये दोनों औरतें हमारी। मंगरू के क्रोध का ठिकाना न था। मंगरू चिल्लाकर बोला, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आंख तक न डालना। दोनों आदमी ठहाका लगाकर हंस पड़े। मंगरू का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आदमी गौरा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मंगरू चिल्लाया, छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी दे आगे निकल गए। मंगरू, गौरा और उसकी सखी आगे बढ़ गए। मंगरू बोला, इसीलिए तो मैं कह रहा था ये जगह तुम जैसी औरतों के लिए नहीं है।
अचानक सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मंगरू से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज ही मेरे कोठे में रहेंगी। मंगरू ने हाथ जोड़ दिया, बोला, साहब, मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम। गौरा की ओर इशारा करके उसने कहा, इसको हमारी कोठी में भेज दो। मंगरू कांप गया और ना में सिर हिलाने लगा, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मंगरू समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने थे। बाहर दर्जन की संख्या में स्त्री पुरुष बैठे थे। सभी गौरा और सखी को गंदी नज़रों से घूर रहे थे। किसी तरह नज़र बचाकर मंगरू दोनों औरतों को घर ले गया। खुद दरवाजे पर जा बैठा। दोनों स्त्रियां भीतर के कमरे में अपने भाग्य को कोस रही थी। मंगरू दरवाजे पर बैठा रखवाली कर रहा था। किसी तरह रात बीती। अगले रोज किसी तरह दूसरा दिन कट गया। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मंगरू निकल कर देखता है तो सिपाही सामने खड़ा है। सिपाही बोला, चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है। मंगरू बोला, भाई, तुम हमारे देश के हो, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है तो मदद करो। जाओ, साहब से कह दो मंगरू घर पर नहीं है। सिपाही बोला, ना बाबा, बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम साथ चलो। मंगरू के पास कोई चारा न था। वह सिपाही के साथ निकल गया। मंगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वह औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? मंगरू ने हाथ जोड़ लिए और कहा, वह मेरी पत्नी है साहब। साहब बोला, वह दूसरी कौन थी फिर? मंगरू, वह मेरी बहन थी मालिक। साहब गुस्से से बोला, हम कुछ नहीं जानते, उन दोनों में से किसी एक को लेकर आओ जल्दी। मंगरू साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा। साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। मंगरू कोड़े खाने को तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने आओ न देखा ताओ हंटर निकाला और कोड़े बरसाने शुरू किए। मंगरू की चीख निकल आई। साहब उसे लगातार कोड़े मार रहे थे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार न हुआ। उसके अपने प्राण त्याग देना उसको बेहतर लगा। इधर गौरा और उसकी सखी कमरे में बैठे मंगरू की बाट देख रहे थे। उन्हें क्या पता कि मंगरू पर क्या बीत रही थी। अचानक किसी के चीखने की, रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। अरे, यह तो मंगरू की आवाज़ थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मंगरू की आवाज़ सुनकर उससे न रहा गया। वह आवाज़ के पीछे पीछे दौड़ी। फाटक खुला था। गौरा कोई है आवाज़ देने लगी। जवाब न मिला। वह अंदर जा पहुंची। सामने मंगरू खुले बदन लहूलुहान खड़ा था और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गौरा से यह सहन नहीं हुआ। दौड़कर मंगरू से लिपट गई और बोली, इनके बदले जितना चाहे मुझे मार लो, पर इन पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर बोला, तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। गौरा बहुत असहाय महसूस कर रही थी, कुछ न बोली। मंगरू वहीं दर्द से कराह रहा था। जिस साथ के लिए वह यह सब कर रही थी, उसी की आंखों के सामने वह उससे छूट रहा था। गौरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने मंगरू पर अत्याचार बंद कर दिया और सिपाही से उसे अस्पताल भर्ती करने का आदेश दिया। मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। गौरा भी उसके साथ थी। इलाज के दौरान गौरा एक क्षण के लिए भी मंगरू के सामने से नहीं हटी। 4 दिनों के इलाज के बाद मंगरू ने आंखें खोली। शर्त के मुताबिक अब गौरा को मंगरू के साथ छोड़ अंग्रेज के पास जाना था। यह उसे मंजूर नहीं। ऐसे में उसने मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धारा बह रही थी। गौरा जाकर उसमें कूद पड़ती है। आनन फानन एक अस्पताल कर्मचारी दौड़कर मंगरू के पास आया और गौरा के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगरू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। दौड़कर नदी के समीप जा पहुंचा और छलांग लगा दी। जीते जी जो कभी ना कर पाए, अब वो दोनों परलोक की यात्रा में साथ जाकर कर रहे थे। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी उनकी प्रसिद्ध कहानी शूद्रा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हुई होगी। इस कहानी में मुख्य रूप से कुछ सारांश भी है, क्योंकि यह कहानी काफ़ी लंबी है, लगभग 1 घंटे की कहानी है, तो सार रूप में ये कहानी यहाँ प्रस्तुत की गई है। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो पुनः आप
आपके समक्ष हम पुनः उपस्थित होंगे नए तथ्य के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। और आपसे पुनः यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप उसे अवश्य बताएं। हम आपके सुझाव को सिरोधार्य करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।